मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, मैं असीम श्रीवास्तव इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे अभ्यर्थियों, मैंने अभी जो एक वीडियो अपलोड किया वो 1857 के विद्रोह से संबंधित है, जिसमें मैंने 1857 की भूमिका की बात की थी। उस टॉपिक के महत्व की बात की थी कि वो कितना महत्वपूर्ण है आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। और जैसा कि मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि 1857 का विद्रोह कई कारणों का सम्मिलित परिणाम था, जिनमें राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कारण शामिल थे। तो मेरा ये वीडियो उन राजनीतिक कारणों पर के लिए है। आप इसमें ये जान पाएंगे कि आखिर वो ऐसे कौन से राजनीतिक कारण थे जिसने 1857 के विद्रोह में अपनी महती भूमिका निभाई। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो राजनीतिक कारणों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, यानी कि व्यपगत का सिद्धांत, और लॉर्ड वेलेज़ली का सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि। तो जहां डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी के इस नीति के कारण, व्यपगत के सिद्धांत के कारण जैतपुर, संभलपुर, बघाट, झांसी, नागपुर जैसे प्रिंसली एस्टेट्स को, रजवाड़ों को का अधिग्रहण कर लिया गया था, और 1856 में अवध के नवाब को पदच्युत करके कुशासन के गलत आरोप के आधार पर अवध का विलय कर लिया गया था। और इसका ज़बरदस्त इसकी प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि अधिकांश सैनिक अवध के ही रहने वाले थे। इसीलिए अवध का विलय किया जाना, वो भी गलत आधार पर, सैनिकों को आंदोलित कर दिया, उद्वेलित कर दिया। तो लॉर्ड वेलेज़ली की जो सहायक संधि थी, उसने जो भी सामंत थे या रजवाड़े थे, उन सब को अधीनस्थों की स्थिति में ला दिया था। वो एक तरीके से उनका विदेश नीति, उनकी रक्षा, सब कुछ अंग्रेज़ों के पास चली गई थी। अब वो बस नाम मात्र के ही रजवाड़े थे, उन पर नियंत्रण हो चुका था अंग्रेज प्रशासन का। अन्य राजनीतिक कारणों में पेंशन तथा पदों का अंत करना शामिल था। लॉर्ड डलहौजी ने नानाजी पेशवा का पेंशन जो है वो रद्द कर दिया था, और तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय पदवी और उपाधियां जब्त कर ली थी। और तो और कैनिंग ने यह घोषणा कर दी थी कि बहादुर शाह द्वितीय अर्थात बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद सम्राट का पद समाप्त कर दिया जाएगा, और इनके जो उत्तराधिकारी होंगे वो केवल राजा माने जाएंगे, और उन्हें लाल किले से हटकर दिल्ली में कुतुब मीनार के पास रहना होगा। अभ्यर्थियों, इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो मुग़ल सम्राट थे वो भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते थे, और उनका इस तरीके से अपमान जो हुआ, उसको भारतीय जनता ने अपना अपमान माना, और इसका ये परिणाम हुआ कि भारतीय जनता अंग्रेज़ों के इस रवैये और इन कदमों के खिलाफ एकजुट हुए। कुल मिलाकर देखा जाए, राजनीतिक कारणों को और उनके द्वारा जो कदम उठाए गए, सिक्कों पर से बहादुर शाह जफ़र के नाम तक हटा दिए गए, काफ़ी अपमानित किया गया। व्यपगत का सिद्धांत और सहायक संधि ने भी बहुत ठेस पहुंचाया। तो अगर समग्रता से राजनीतिक कारणों को देखा जाए तो अंग्रेज़ों की मंशा भारतीय रजवाड़ों को इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को समाप्त कर देने की थी। और इसकी पुष्टि चार्ल्स नेपियर के कथन से हो भी जाती है। चार्ल्स नेपियर ने कहा था कि यदि मैं 12 वर्षों के लिए भारत का बादशाह बन जाऊं तो भारत में कोई भी नरेश नहीं बचेंगे, और निज़ाम का कोई नाम भी नहीं सुनेगा, और नेपाल हमारा होगा। तो इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो भारत की सर्वोच्च शक्ति बनने की दिशा में कार्य कर रहे थे, और इसके लिए उन्होंने पहले तो मुग़ल सम्राट को अपमानित किया, और फिर
देसी रजवाड़ों को पंगु बनाकर रख दिया। और इस कारण से न केवल देसी रजवाड़ों में असंतोष था, बल्कि मुगल सम्राट को अपमानित करने के कारण भारतीय जनता भी अपमानित महसूस कर रही थी। इसलिए राजनीतिक कारण बेहद उत्तरदायी हैं 1857 के विद्रोह के लिए। लेकिन राजनीतिक कारणों के अलावा प्रशासनिक और आर्थिक कारण भी कम उत्तरदायी नहीं थे। प्रशासनिक कारणों में देखें तो भारतीयों के साथ बहुत ही अधिक भेदभाव होता था। कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊंचे पद को नहीं प्राप्त कर सकता था, और न्यायिक क्षेत्रों में तो अंग्रेजों को हर स्तर पर भारतीयों से श्रेष्ठ समझा जाता था। यदि कोई अंग्रेज व्यक्ति अपराध कर दे तो उसका मुकदमा एक भारतीय जज सुन भी नहीं सकता था। कहने का मतलब है कि भारतीय न्यायाधीशों को इस लायक ही नहीं समझा जाता था कि वो अंग्रेज अपराधियों के मुकदमे को सुन सकें और न्याय कर सकें। उनका मानना था कि भारतीय उतने अच्छे न्यायाधीश हो ही नहीं सकते। और न्यायालय में जो अब तक फारसी भाषा में कार्य हो रहे थे, अब अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया जाने लगा। इससे भारतीयों को कठिनाई होने लगी, क्योंकि वो अंग्रेजी में असहज थे। और उनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की गई, चाहे वो जमींदारी व्यवस्था हो या माहलवारी व्यवस्था हो या रैयतवारी व्यवस्था, इन सब का मूल उद्देश्य तो किसानों का शोषण करना ही था। और इन सभी व्यवस्थाओं के कारण किसान ऋण जाल, ऋणग्रस्तता, भूखमरी, गरीबी और निर्धनता के कुचक्र में फंस कर रह गए। बम्बई में इनाम कमीशन के सिफारिशों के आधार पर 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया गया। अवध एवं रैयतवाड़ी क्षेत्रों में तालुकारों और तालुकेदारों और जमींदारों के पदों को छीन लिया गया। ऊपर से इसी दौरान इंग्लैंड में निर्मित वस्त्रों को भारत के बाजार में लाया गया। कह सकते हैं भारत के बाजार को अंग्रेज निर्मित वस्त्रों से भर दिया गया, अर्थात सूती कपड़े के घर को ही सूती कपड़ों से भर दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि जो भारतीय हस्तकला था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। और इन सब का नतीजा हुआ कि किसान और कारीगर सभी ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होने लगे। और देखते ही देखते एक सिपाही विद्रोह नागरिक विद्रोह में बदल गया। तो जहां राजनीतिक कारण और प्रशासनिक आर्थिक कारण 1857 के विद्रोह के लिए बेहद महत्वपूर्ण कारण थे, उत्तरदायी थे, तो धार्मिक और सामाजिक कारण तथा सैनिक कारण भी कम उत्तरदायी नहीं थे। क्योंकि ये जो विद्रोह था, इन सभी कारणों का सम्मिलित परिणाम था। तो अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कारण कौन से थे, जिसको मैं अपने अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।